हिस्ट्री में कुछ लोग होते हैं जो हमेशा मॉन्स्टर के रूप में देखे जाते हैं और कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम हीरोज बोलकर याद रखें और फिर कुछ लोग होते हैं जो इन दोनों में कहीं फिट ही नहीं होते। उनके साथ हिस्ट्री थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। कभी उनके कॉर्नर्स स्मूथ कर दिए जाते हैं तो कभी उनकी कहानी को सेफ बना दिया जाता है और कभी उन्हें बस क्वाइटली साइड में रख दिया जाता है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हिस्ट्री बस एक न्यूट्रल रिकॉर्ड है, जो हुआ वही लिख दिया गया। पर सच यह है कि हिस्ट्री सिर्फ यह नहीं कहती कि क्या हुआ, हिस्ट्री यह भी डिसाइड करती है कि क्या याद रखा जाएगा और किस एंगल से याद रखा जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यह नहीं होता कि हिस्ट्री क्या कह रही है, सवाल यह होता है कि हिस्ट्री बोल कौन रहा है। इस कहानी की शुरुआत किसी आदमी से नहीं होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक इमेज से, एक सिंबल से। अडोल्फ हिटलर हिस्ट्री का सबसे बड़ा विलन सिर्फ इसलिए नहीं बना क्योंकि उसने भयंकर चीजें की। वो विलन इसलिए बना क्योंकि उसे परफेक्ट विलन बनाया गया। और यह प्रोसेस हिस्ट्री लिखने जैसा नहीं होता, ये ज्यादा डिजाइन करने जैसा होता है। एक परफेक्ट विलन बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक बिल्कुल साफ कहानी, ब्लैक एंड व्हाइट, गुड एंड इविल, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई मे भी नहीं। नाजी रेजिमे ने जोसेफ गोबेल्स जैसे प्रोपेगेंडा के थ्रू यह कहानी सिस्टमेटिकली बनाई। उन्होंने सोसाइटी को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, हम और वो। एक तरफ हेरोइक आर्यन थे तो दूसरी तरफ ज्यूज थे जिन्हें हर प्रॉब्लम का जिम्मेदार बना दिया गया। इकोनॉमिक फेलियर उनकी वजह से, नेशनल ह्यूमिलिएशन उनकी वजह से। पर बात सिर्फ ब्लेम की नहीं है, उन्हें इंसान के रूप में नहीं, एक बीमारी के रूप में दिखाया गया, जैसे कोई इन्फेक्शन हो जिसे मिटा देना जरूरी है। जब एलाइज ने इस नैरेटिव का जवाब दिया तो उन्होंने इस स्ट्रक्चर को तोड़ा नहीं, उन्होंने बस रोल बदल दिए। अब विलन का चेहरा हिटलर था और सारी बुराई एक ही आदमी के ऊपर रख दी गई। और यहाँ पर हिस्ट्री का सबसे पावरफुल शॉर्टकट काम करता है, सिंप्लीफिकेशन। जर्मनी का इकोनॉमिक कोलैप्स, मिलियंस लोगों का सपोर्ट, आइडियोलॉजी, फियर, प्रोपेगेंडा, यह सब धीरे धीरे गायब हो जाता है। बच जाती है सिर्फ एक ही लाइन कि यह सब एक आदमी की वजह से हुआ। क्योंकि यह कहानी आसान है, समझना आसान है, याद रखना आसान है, हम अच्छे हैं, वो बुरे थे। और हिस्ट्री को जब आसान बना दिया जाता है वो स्कूल बुक्स में सरवाइव करती हैं, मूवीज में रिपीट होती हैं, जनरेशन तक चलती हैं। विलन्स हिस्ट्री को सिंपल बना देते हैं और सिंपल कहानियां कभी अनकंफर्टेबल नहीं होती। अच्छा, अब एक सवाल सोचो, अगर हिस्ट्री को एक विलन चाहिए होता है तो विलन बिल्कुल क्लियर होता है, कोई ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट एविल विलन, जैसे कि हमने हिटलर का एग्जांपल देखा। पर अगर कोई हीरो बिल्कुल क्लियर ना हो, थोड़ा राइट हो, थोड़ा रॉन्ग हो, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी हो, और यहीं पर सुभाष चंद्र बोस आते हैं। देखो, सुभाष चंद्र बोस कोई एक्सीडेंटल फ्रीडम फाइटर नहीं थे, वो पूरी तरह कमिटेड थे सिर्फ एक चीज के लिए, ब्रिटिश से आजादी। इसीलिए लोग उन्हें नेताजी कहते थे, रिस्पेक्ट से, दिल से। पर प्रॉब्लम यही है ना कि बोस की नीयत पर कभी सवाल नहीं उठता, पर सवाल उठता है उनके तरीके पर। और हिस्ट्री को नीयत से ज्यादा तरीके याद रहते हैं। उस टाइम गांधी एक अलग ही कहानी लिख रहे थे, नॉन वायलेंस, मोरल हाई ग्राउंड, दुनिया को दिखा दो कि हम सही हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी बने और सिस्टम के अंदर ही थे, पर उनका मानना सिंपल था कि ब्रिटिश खुद से जाने वाली नहीं है, उनसे बात करके आजादी नहीं मिलेगी। उनका एक फेमस लाइन भी था, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। अब यहाँ रुक के सोचो, यह लाइन गलत लग सकती है, पर उस वक्त जब पूरी दुनिया वार में जल रही थी तब यह मोरालिटी का झगड़ा नहीं था, यह स्ट्रेटजी का झगड़ा था। और स्ट्रेटजी जब क्लैश करती है ना तो हिस्ट्री घबरा जाती है। और फिर बोस ने वही किया जो कहानी को और बिगाड़ देता है। 1941 में हाउस अरेस्ट से भागकर वो इंडिया छोड़ देते हैं। इसके बाद वो जर्मनी जाते हैं, फिर जापान जाते हैं। और आज जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो तुरंत एक जजमेंट निकलता है, नाजी जर्मनी, इंपीरियल जापान। और बस यहीं पे सुभाष चंद्र बोस को कंडेम कर दिया जाता है। पर जरा उस वक्त के बोस के दिमाग में जाओ, उनका लॉजिक कोई फिलोसफी का ऐसे नहीं था, वो बहुत सीधा था कि ब्रिटिश दुश्मन है और जो ब्रिटिश के खिलाफ खड़ा है वो कम से कम इस लड़ाई में मेरे साथी हो सकता है। बस इतना है। इसी सोच से आईएनए बनती है। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के वही सोल्जर जो कल तक ब्रिटिश के लिए लड़ रहे थे, आज ब्रिटिश के खिलाफ खड़े कर दिए जाते हैं। ब्रिटिश का ही वेपन ब्रिटिश के ही खिलाफ यूज किया जाता है और यहीं से बोस हिस्ट्री के लिए डेंजरस हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो गलत थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो कंट्रोल में नहीं थे। अब उनका नाम के साथ एक टैग चिपका दिया जाता है, फेसिस्ट पावर का
साथ। और वर्ल्ड वार के बाद की दुनिया को ना ऐसे हीरोज बिल्कुल पसंद नहीं आते जो कहानी को साफ सुथरा रहने ही नहीं देते। और सच यह है कि बोस हीरो थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर वो सिर्फ हीरो नहीं थे और हिस्ट्री हमेशा सिर्फ हीरो को ही सेलिब्रेट करती है। अब असली इंटरेस्टिंग हिस्सा यहाँ से शुरू होता है। मिलिट्री एंगल से देखो तो आईएनए का 1944 का कैंपेजिन फेल हो गया था और बस इसी लाइन पे टेक्स्ट बुक रुक जाती है, जैसे कहानी खत्म हो गई हो। और असली डैमेज वहां हुआ जहां ब्रिटिश ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। रेड फोर्ट ट्रायल, जब आईएनए ऑफिसर्स को कोर्ट के सामने खड़ा किया गया तो देश सिर्फ रिएक्ट नहीं किया, हिल गया। सड़कों पे प्रोटेस्ट, लोगों में गुस्सा और सबसे खतरनाक चीज ब्रिटिश इंडियन आर्मी के अंदर सवाल। सोचो जरा, एक एम्पायर जो अपनी आर्मी के भरोसे चल रहा हो और वही आर्मी पूछने लगे कि हम असल में किसके लिए लड़ रहे हैं। और इसी मोमेंट में ब्रिटिश समझ गए थे कि यह गेम अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। क्लेमेंट एटली बाद में खुद मानते हैं कि बोस और आईएनए की वजह से ब्रिटिश एग्जिट को फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ा और फिर भी बोस को एक साइड में रख दिया गया। स्टेचूज कम बने, चैप्टर छोटे हो गए और मेंशन ऑकवर्ड हो गया। क्यों? क्योंकि बोस अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं। वो याद दिलाते हैं कि आजादी सिर्फ एक ही तरीके से नहीं आती, सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी से नहीं मिलती। और यह बात सिंपल फील गुड कहानियों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। हिटलर जैसे विलन हिस्ट्री को नीट बनाते हैं, क्लियर, इजी, ब्लैक एंड व्हाइट बनाते हैं, पर बोस जैसे लोग हिस्ट्री को मेसी बना देते हैं, ग्रे, कंफ्यूजिंग, अनकंफर्टेबल। और हिस्ट्री को ना मेसीनेस से सबसे ज्यादा डर लगता है। अब थोड़ा पीछे हट के पूरी पिक्चर देखते हैं। हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, एक तरफ हिटलर है, एक सिंप्लीफाइड सिंबल, और दूसरी तरफ बोस है, एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान। और जो चीज इन दोनों को जोड़ती है वो है यादों की मशीन। पॉलिटिक्स और मीडिया यह बात बहुत पहले समझ चुकी थी कि हीरो और विलन वाली कहानियां कितनी पावरफुल होती है। क्योस हो, कंफ्यूजन हो, लोग गुस्से में हो, और बस एक सिंपल नैरेटिव दे दो कि हम कौन है और वो कौन है और कौन सही है और कौन गलत है। यह नैरेटिव सिर्फ इवेंट को डिस्क्राइब नहीं करता, यह लोगों की ये रियलिटी क्रिएट करता है। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि एक बार जब ये कहानी सेट हो जाती है ना, तो फिर उसे डेप्थ नहीं चाहिए होती है, उसे बस रेपुटेशन चाहिए होती है। ग्रे कैरेक्टर इस सिस्टम में फिट ही नहीं बैठते, उन्हें समझना मुश्किल होता है, सेलिब्रेट करना रिस्की होता है, और सबसे डेंजरस बात, वो मोरल क्लैरिटी को तोड़ देते हैं। और पावरफुल नैरेटिव को क्लैरिटी चाहिए होती है, कंफ्यूजन नहीं। इसलिए विनर सिर्फ हिस्ट्री लिखते नहीं है, वो हिस्ट्री को फॉर्मेट करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा चैप्टर बड़ा होगा और कौन सा फुटनोट में चला जाएगा, कौन सी स्टोरी सिलेबस बनेगी और कौन सी इंटरेस्टिंग बट ऑप्शनल रह जाएगी। स्ट्रॉन्ग बात यह है कि हिस्ट्री लोगों को इरेज नहीं करती, हिस्ट्री उन्हें एडिट करती है। जो फैक्ट कहानियों को सूट करते हैं वो हाईलाइट हो जाते हैं, और जो फैक्ट कहानियों को अनकंफर्टेबल बना देते हैं वो साइड मार्जिन में छिप जाते हैं। हमने शुरुआत में एक सिंपल सवाल पूछा था, याद कैसे किया जाता है और कौन डिसाइड करता है? जवाब अनकंफर्टेबल है, हम सब। हर बार जब हम कोई कहानी बिना सोचे रिपीट करते हैं, हर बार जब हम किसी हीरो को क्वेश्चन नहीं करते, और हर बार जब हम किसी विलन को समझने से मना कर देते हैं। अगली बार जब तुम कोई हिस्टोरिकल स्टोरी सुनो जहाँ सब कुछ बहुत क्लीन हो, प्योर गुड वर्सेस प्योर इविल हो, तो रुक के सोचना कौन सी मेसी सच्चाई मार्जिन में छुपाई जा रही है। उन लोगों को ढूंढना जिन्हें याद तो किया जाता है पर पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि उनका डिस्कम्फर्ट ही हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्लू होता है। हिस्ट्री बेस्ट लोगों को चूज नहीं करती, हिस्ट्री सबसे कन्वीनियंट कहानी को चूज करती है।